एपिसोड 33। दिव्य दिव्य मणिक्षेत्र। पहले से ही कर्म यात्रा में मूर्ख रहे रेयांश ने अब पहली बार जाना कि ड्रैगन नस क्षेत्र के बाद का स्तर दिव्य दिव्य मणि क्षेत्र कहलाता है। दिव्य दिव्य मणि क्षेत्र की विशेषता ये नहीं है कि 9 ड्रैगन नस को तोड़ा जाए, बल्कि मानव दिव्य मणि में जमाया जाए। रेयांश को समझते देखकर साक्षी ने बेबसी से कहा, दिव्य दिव्य मणि क्षेत्र को 3 मुख्य स्तरों में बांटा गया है, जो क्रमशः मानव दिव्य मणि, पृथ्वी दिव्य मणि और आकाश दिव्य मणि है। हर स्तर में भी प्रवेश, छोटी सफलता और महान सफलता के 3 ग्रेड हैं। इसलिए तुम दिव्य दिव्य मणि क्षेत्र को 9 स्तर भी समझ सकते हो। वैसे तुम्हारा वह भेड़िया महाराज वास्तव में आकाश दिव्य मणि क्षेत्र का वॉरियर है। रेयांश भूखे की तरह इन जानकारियों को सोख रहा था। वह वास्तव में बहुत चतुर है। ड्रैगन नस क्षेत्र के 9 स्तर हैं और ये दिव्य दिव्य मणि क्षेत्र भी लगभग 9 स्तर है। प्रवेश मानव दिव्य मणि क्षेत्र और आकाश दिव्य मणि क्षेत्र महान सफलता के बीच का अंतर वैसा ही है जैसे ड्रैगन नस क्षेत्र पहला स्तर और ड्रैगन नस क्षेत्र 9वें स्तर का अंतर। पहले साक्षी ने कहा था कि नायक कुल का पूर्वज उस भेड़िया महाराज के एक हमले का सामना नहीं कर सकता। यही इसका कारण है। उस युवा भेड़िया महाराज की इतनी डरावनी शक्ति ने रेयांश को फिर से आकाश के ऊपर आकाश है और आदमी के ऊपर आदमी है इस सच को गहराई से समझाया। लेकिन रेयांश ने हिम्मत नहीं हारी। उसके पास एक रहस्यमय पिता की पहचान है। ये साक्षी भी रहस्यमय है, लेकिन उसकी बहुत सहायता करती है। और वो रहस्यमय ड्रैगन जेड, और वह ये नहीं पता कि वो ताइगू ब्लड स्पिरिट ड्रैगन का रक्त है या नहीं। ये सब उसकी शक्तिशाली होने की गारंटी है। इन चीजों के साथ और रक्त शोधन तकनीक जैसी आकाश विरोधी स्तर की कला सीखने के साथ वह भरोसा करता है कि एक दिन उसे उस भेड़िया महाराज के स्तर तक पहुंच जाना है। और रेयांश को सबसे ज्यादा चिंता गॉड फ्रूट के उपयोग की है। यानी यदि तुम्हारे नायक कुल को गॉड फ्रूट ट्री मिल जाता है तो लगभग 3 दिव्य दिव्य मणि क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति पैदा कर सकते हैं। ये तुम्हारे इस छोटे कुल के लिए सैकड़ों मील के क्षेत्र में आतंक फैलाने के लिए पर्याप्त है। साक्षी की इस बात से रेयांश की आंखें चमक उठी। अंततः गॉड फ्रूट सच में दुर्लभ अच्छी चीज है। यदि नायक कुल का पूर्वज जान लेता तो वह निश्चित रूप से बहुत उत्साहित हो जाता। रेयांश जानता है कि नायक कुल का पूर्वज इस ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर में कितने सालों से फंसा हुआ है। गॉड फ्रूट पाने पर उसकी कर्म शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, जीवन काल भी बहुत बढ़ जाएगा। मूलतः यह स्वर्ग तक पहुंच जाना है। गॉड फ्रूट के परिपक्व होने में केवल कुछ दिन बचे हैं, लेकिन मैं अभी राक्षस शिकार प्रतियोगिता में हूं। मुख्य कार्य अभी भी भीष्म राजवंशी को मारना है। गॉड फ्रूट की इस खबर को नायक कुल के पूर्वज को बताना है या नहीं, उस समय निर्णय ले लूंगा। साक्षी ने सिर हिलाया, फिर कहा, गॉड फ्रूट परिपक्व होने से कुछ घंटे पहले कुछ असामान्य प्रकाश उत्पन्न होगा, लेकिन पास में केवल कुलई नगर के कुछ ड्रैगन नस क्षेत्र 9वें स्तर के लोग इसे महसूस कर सकते हैं। मैं अनुमान लगा सकती हूं कि इससे एक संघर्ष हो जाएगा। यदि तुम न कहो, नायक कुल का पूर्वज भी जान जाएगा, लेकिन परिणाम यह है कि पहले वाला व्यक्ति निकट होने का फायदा उठा लेगा। असामान्य प्रकाश की बात अपेक्षित नहीं थी। रेयांश ने इसे मन में दर्ज किया, फिर इस जंगल की ओर नजर डाली। इस समय उसमें धीरे धीरे ठंडी रोशनी चमकने लगी। अब भी काफी समय नष्ट हो गया। भीष्म राजवंशी और वे शायद जानवरों से भी टकराव कर चुके होंगे। अब जाऊं तो ठीक होगा, जब उनकी जान लूं। इसके बाद रेयांश तेजी से उस दिशा की ओर भागा। अभी अभी थोड़ी दूर चले थे, रेयांश ने अचानक सिर उठाया तो पाया कि वो भेड़िया महाराज एक पेड़ की डाली पर बैठा था। वो राजवंशी कुल के छोटे लोग उन 3 नायक कुल के लोगों को मारने लिए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम जल्दी जाकर सहायता करो। रेयांश की आंखें फटने लगीं। लगभग सोचा कि क्या मैंने गलत सुना है। विराट राजवंशी और वे यशवीर नायक को मारना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये गंदे आदमी अभी अभी अंदर आते समय कंधे पर हाथ रखकर एक साथ चल रहे थे, अब तो आपस में हत्या कर रहे हैं। ये भेड़िया महाराज निश्चित रूप से उससे मजाक नहीं करेगा। उसने कहा है तो वह सच है। यशवीर नायक और लावण्या नायक के बारे में रेयांश को ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन आराधना नायक की उसे बहुत चिंता थी। यदि आराधना को कोई नुकसान होता है तो मैं तुम राजवंशी कुल के गंदे कुत्तों को उसके साथ मरवा दूंगा। भेड़िया महाराज ने रेयांश को एक दिशा दिखाई, कहा, वे उस ओर हैं, तुम जल्दी जाओ। रेयांश ने आभारी नजर से उसकी ओर देखा। धन्यवाद कहने के बाद अपनी पूरी रफ्तार निकालते हुए उसकी इंगित दिशा की ओर तेजी से भागा। जब वह चला गया तब भेड़िया महाराज ने उसके जाते हुए पीठ की ओर झांकते हुए अपने आप से कहा, अजीब है, उसके शरीर में कैसे बीस्ट वॉरियर की चेतना शक्ति है। ये चेतना शक्ति भूमि रक्त छिपकली नहीं, ये भूमि रक्त छिपकली राजा के समान होनी चाहिए। आसपास के दृश्य लगातार अपने कान के पास से निकलते जा रहे थे। रेयांश जितना उस ओर जा रहा, उसके मन में उतनी ही बेचैनी हो रही थी। राजवंशी कुल को पता नहीं क्यों उन्हें हत्यारे बनाना है। रेयांश जानता है कि राजवंशी कुल और नायक कुल का संबंध इतना अच्छा है कि यदि हमेशा संघर्ष न हो तो अच्छा है,
लेकिन यदि एक पक्ष ने किसी को मार दिया हो तो निश्चित रूप से संबंध टूट जाएगा और मर मर करके लड़ाई होगी। क्या इसकी वजह यह है कि दोनों पक्ष इस 20 साल के प्रबंधन अधिकार पर लालच करते हैं? लेकिन वे तो शादी कर रहे हैं। उसकी बुद्धि चाहे कितनी तेज हो, इस समय भी वो समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हो रहा है। लेकिन इस समय आगे से अस्पष्ट लड़ाई की आवाज आ रही थी। रेयांश की नजर ठंडी हो गई, जैसे एक शिकारी बिल्ली जंगल में तेजी से हिल रही थी। सामने अचानक एक खाली जगह दिखी और लड़ाई में दो व्यक्ति दिखे, जो कि लावण्या नायक और भीष्म राजवंशी थे। ये जोड़ा जो पहले हमेशा स्निग्धता दिखाता था, जब रेयांश ने देखा तो एक तरफ यशवीर नायक गिरा हुआ था, चेहरा बेरंग, मुंह से खून निकल रहा था। वो बहुत गुस्से से भीष्म राजवंशी की ओर देख रहा था, जबकि सुप्रिया राजवंशी और दिनेश राजवंशी यशवीर नायक के पास खड़े होकर घायल यशवीर नायक को हावी कर रहे थे। और दूसरी तरफ भीष्म राजवंशी बस लावण्या नायक के साथ मजाक कर रहा था। वो कई बार पूरी तरह से लावण्या नायक को चोट पहुंचा सकता था, लेकिन नहीं किया, केवल उसके कपड़ों को फाड़ा। अब तक लड़ाई में लावण्या नायक के कपड़े कम हो गए थे, लगभग शरीर के निजी हिस्से दिखाई दे रहे थे। इस समय वो रोते हुए आंसू गिरा रही थी, आंखों में निराशा और मदद मांगने का भाव भरा था। भीष्म राजवंशी, तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? लावण्या नायक को देखते हुए कि भीष्म राजवंशी ने एक हाथ उसकी छाती के कपड़ों की ओर फैलाया, वह तुरंत दुखी होकर गरजी। लावण्या नायक ने भीष्म राजवंशी की वासनामय नजरों को देखा, उसकी आंखों में निराशा भरी हुई थी। भीष्म राजवंशी यहां क्या करने वाला था वो समझ गई थी। वास्तव में वो भीष्म राजवंशी के प्रति प्रेमी थी और ऐसे दिन का सपना भी देखती थी। लेकिन यह दिन इतना अचानक आ गया था कि जब यह सब जनता के सामने और अपने भाई के सामने हो रहा था, तब उसे पता चला कि वो कितनी दुखी थी। भीष्म राजवंशी, क्यों क्यों तुम राजवंशी परिवार वालों को हमारे साथ इस तरह व्यवहार करना चाहिए? तुम्हें मारना था उसे, हमें क्यों निशाना बनाया? मेरी बहन को छोड़ो। यशवीर नायक घायल हो गया था। इस समय दिनेश राजवंशी और सुप्रिया राजवंशी के नियंत्रण में मूलतः वो हिल नहीं सकता था। भाई मुझे बचाओ! लावण्या नायक की निराश भरी आवाज ने यशवीर नायक की आंखों में खून भर दिया, लेकिन शरीर में गहरी पीड़ा ने उसकी गतिशीलता को पूरी तरह रोक दिया था। कुछ समय पहले विराट राजवंशी और भीष्म राजवंशी ने मिलकर उसके साथ लड़ाई की थी और यह पूरी तरह से चकमा था, इसीलिए वो इतनी आसानी से घायल हो गया। उसकी आंखों में असंतोष था। अपनी बहन को अपमान झेलते देखकर उसकी आंखों में आग निकलने लगी, लेकिन तुरंत उसे अफसोसजनक बेबसी का एहसास हुआ। जब दोनों निराशा में थे, तभी पास के जंगल से तेज हवा का झोंका आया। अगले ही पल एक आकृति भीष्म राजवंशी के पास खड़ी हो गई। इस दृश्य को देखते हुए आश्चर्य भरे चेहरे के साथ आने वाला था रेयांश। रेयांश के इस समय आने को देखकर भीष्म राजवंशी ने अपने हाथ रोक दिए। रेयांश को टूटी नजरों से देखते हुए ठंडी आवाज में हंसते हुए कहा, मैं तो पहले ये काम खत्म करके तुम्हारे पास आने वाला था, लेकिन तुम अपने आप मेरे पास आ गए। अच्छी बात है, मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा, फिर इस सूक्ष्म लड़की का आनंद उठाऊंगा, ताकि कोई चिंता ना हो। लावण्या नायक और यशवीर नायक ने जब किसी को यहां आते देखा तो तुरंत एक राहत का एहसास हुआ, लेकिन जब देखा कि आने वाला रेयांश है तो दोनों रुक गए, चेहरे उदास होकर दूसरी तरफ देखने लगे। रेयांश का आना उनके लिए आना ना होना से भी बुरा था। एक तरफ वे पहले राजवंशी परिवार के लोगों के साथ इतना प्यार से पेश आए थे, रेयांश से दूरी बनाए रखी थी। अब जब उन्हें उनका शिकार मिला तो जरूर रेयांश उनका मजाक उड़ाएगा। दूसरी तरफ रेयांश के पास केवल ड्रैगन नस्क क्षेत्र 5वें स्तर की शक्ति है, जबकि भीष्म राजवंशी ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर का है। यह सिर्फ एक और मौत है। रेयांश के सामने खड़े रहने से वे थोड़ी देर बाद अपमान और मृत्यु से बच सकते हैं। यही संभवतः उनके मन में रेयांश के आने का एकमात्र फायदा था। रेयांश को आते देखकर दिनेश राजवंशी और सुप्रिया राजवंशी थोड़े घबराए, लेकिन भीष्म राजवंशी के यहां होने के बारे में सोचकर तुरंत दिल में शांति हो गई। विशेष रूप से दिनेश राजवंशी पहले रेयांश से इतना अपमान झेला था, लेकिन बदला लेने की हिम्मत नहीं थी। अब रेयांश को देखकर तुरंत दिखावे की हिम्मत में कहा, भीष्म भाई, जब तुम उसे गंभीर रूप से घायल कर दो तो क्या मुझे उसकी जान लेने दे सकते हो? भीष्म राजवंशी ने अब लावण्या नायक की परवाह नहीं की, बल्कि रेयांश को टूटी नजरों से देखते हुए ठंडी आवाज में हंसते हुए कहा, अगर मैं इसे गलती से एक ही हमले में न मार पाऊं तो तुम इसे खत्म कर देना। यशवीर नायक और लावण्या नायक को अपने आने पर देखकर दोनों निराश होकर दूसरी तरफ देखने लगे। इसे देखकर रेयांश को ज्यादा गुस्सा आ गया। इन दो लोगों ने उसे बिल्कुल अच्छा नहीं समझा। रेयांश ने भी उन्हें बचाने की मेहनत नहीं की। वो सीधे भीष्म राजवंशी की उपेक्षा करते हुए अधूरे कपड़ों वाली लावण्या नायक की तरफ देखते हुए पूछा, आराधना कहाँ है? लावण्या नायक ने उसका जवाब नहीं दिया। वो लगातार अपने कुछ बचे हुए कपड़ों को संभाल रही थी, अपने दिखाई देते शरीर को ढकना चाहती थी, लेकिन ये केवल टोकने की कोशिश थी। उसके मन में रेयांश का आना कुछ भी नहीं बचा सकता था। वो अभी भी दुख और घबराहट में डूबी हुई थी। सोच कर कि रेयांश की मृत्यु के बाद भी उसे इस हालात का सामना करना होगा, तो उसके पूरे शरीर में बर्स्ट होने जाने जैसा लग रहा था। अब रेयांश को गुस्सा सच में आ गया।
उसका गुस्सा इसलिए नहीं था कि लावण्या नायक ने उसे कम समझा, बल्कि वो वास्तव में आराधना नायक की चिंता करता था। लावण्या नायक, यशवीर नायक, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि आराधना कहाँ गई? आगे क्या होगा? स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।